गुड आफ्टरनून बच्चों। और आज हम अपना सिविक्स का चैप्टर 25 पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड सोशल जस्टिस, यानी वंचित समूह और सामाजिक न्याय। इस चैप्टर में हम पूरे पढ़ने वाले हैं कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते क्या हैं और इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, इनका समूह क्या होता है। Let's look at a glance first. Marginalized groups. So these groups have low social status and often economically disadvantaged. यानी इनका जो सामाजिक स्तर होता है काफ़ी कम होता है इन समूहों का, और इनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होती है। In India, the marginalized groups are categorized as the scheduled caste, scheduled tribes, other backward caste and minorities. हमारे भारत में जो ये वंचित समूह है, इसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े कास्ट और अल्पसंख्यक लोग आते हैं। इनके अंदर द शेड्यूल्ड कास्ट इंक्लूड कास्ट इन द लोअर लेवल्स ऑफ द कास्ट हायरार्की एज वेल एज द आउटकास्ट। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट को निम्न स्तर का कास्ट माना गया है, निम्न स्तर की जाति मानी गई है। और the socially and economically backward social groups mostly residing in tribal areas are called the scheduled tribes। और जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो सामाजिक समूह हैं, जो कि ज़्यादातर जंगल के एरिया में और ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, उनको हम आदिवासी के नाम से भी जानते हैं, उन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। Then the term minority commonly refers to the communities that feel vulnerable because of lack of numerical strength। अब माइनॉरिटी क्या होती है? माइनॉरिटी मतलब यानी हमारे अल्पसंख्यक लोग जो कि उन समुदाय से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती। वो लोग बहुत, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो संख्या होती है काफ़ी कम होती है। देन देयर आर सम लॉज दैट आर मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दम। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं। लेट्स सी अनटचेबिलिटी ऑफ एक्ट 1955। इसके अनटचेबिलिटी में यानी जो छुआछूत का एक्ट लगा था, इसके विरोध में कि ऐसा कोई नहीं पालन करेगा आपसे। देन हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इसमें अत्याचारों के विरुद्ध माइनॉरिटीज़ के लिए और निम्न जातियों के लिए उनके खिलाफ इसमें एक्ट लाया गया था, जिसके अंदर उनके ऊपर आप कोई अत्याचार नहीं कर सकते हैं। देन थर्ड, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लाइट ट्रेन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। इसमें मैनुअल स्कैवेंजर्स मतलब वे लोग जो कि वॉशरूम को, टॉयलेट्स को साफ़ किया करते थे, इसके ऊपर भी प्रोहिबिशन लगाया गया, बंदी लगाई गई कि अब से ऐसा नहीं किया जाएगा। अब हम न्यूज़पेपर पे थोड़ा देख लेते हैं। ये ऑथर हैं, ये एक फर्स्ट दलित राइटर हैं जिनका नाम है मनोरंजन व्यापारी, जो कि बंगाल से हैं। इन्हें हिंदू प्राइज़ 2018 मिला था, जो लिटरेचर के लिए मिलता है। उनकी बुक इंट्रोगेटिंग माई चंदल लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ दलित, यानी एक दलित की आत्मजीवनी के बाद लिखने के लिए इनको हिंदू प्राइज़ 2018 से सम्मानित किया गया था। इनको दलित लिटरेचर का एक अच्छा ज्ञाता, एक अच्छा विद्वान और बंगाली लैंग्वेज में माना जाता है। इनका नाम है मनोरंजन व्यापारी। अब हम पढ़ते हैं डिफाइनिंग मार्जिनलाइजेशन। अब हम इस मार्जिनलाइजेशन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? सो इट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग कंसीडर्ड इनसिग्निफिकेंट और आइसोलेटेड इज़ नोन एज द मार्जिनलाइजेशन। यानी एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको एकदम अलग कर दिया जाता है समाज से, उसे ही हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ये अल्पसंख्यक और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ ज़्यादा होता है। सो इन आवर सोसाइटी देयर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज़ हु हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन और बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। Their marginalization can be because of their different language they speak, their customs, religions, low economic status, poverty और caste। हमारे समाज में कुछ लोगों का समूह है और समुदाय है जिनको जो समाज की मुख्य धारा है उनसे उनको बहिष्कृत कर दिया गया है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, जो कि सब लोगों के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहे हैं। तो उनका जो, उनको बाहर करना, उनका जो मार्जिनलाइजेशन है कि उनको वंचित किया जा रहा है समाज से, वो इस हिसाब से भी हो सकता है कि वो जो लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट रहती हैं,
उनके कस्टम्स, उनकी परंपराएं डिफरेंट रहती हैं, उनका धर्म अलग रहता है और उनका जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी लो रहता है, यानी वो काफ़ी गरीब श्रेणी से बिलोंग करते हैं और उनके कास्ट की वजह से उनको अलग कर दिया जाता है. सो यूजुअली द मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन कम्युनिटीज़ नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स इन द फेसेस ऑफ द ऑपरेशन. सो यूजुअली जो मार्जिनलाइजेशन होता है उसका जो रिज़ल्ट होता है कि उस समुदाय के लोगों को बहुत सारे संसाधनों से और अवसरों से वंचित होना पड़ता है और उनको ऑपरेशन भी फेस करना पड़ता है, यानी किसी दूसरे का दबाव भी फेस करना पड़ता है. Various economic, social, cultural and political factors work together to make certain groups feel marginalized. और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, पारंपरिक और जो राजनीतिक फैक्टर्स हैं, पहलू हैं, ये साथ में मिलके काम करते हैं इन ग्रुप्स को वंचित समूह बनाने के लिए, इनको मार्जिनलाइज्ड फील कराने के लिए, कि इनको फील कराते हैं ये लोग कि ये लोग अलग हैं ना चाहते हुए भी. सो इंडिया के अंदर हमारे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको 4 मेन कैटेगरी में रखा गया, यानी 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है. तो डैट आर फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट SC, अनुसूचित जाति, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs यानी अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC अन्य पिछड़ी जाति, एंड माइनॉरिटीज़, और दूसरे लास्ट में आते हैं हमारे अल्पसंख्यक, जो कि जिनकी संख्या जो है वो कम है. शेड्यूल्ड कास्ट्स पे बढ़ते हैं अब हम, यानी अनुसूचित जाति. So the term scheduled caste refers to caste in the lower levels of the caste hierarchy and outcaste in India. So outcaste refers to a group of people who did not belong to the caste hierarchy and lived outside the village. They were considered outcaste because of the nature of the work they did. In the past, their work included carrying night soil and cleaning animal flesh, so they began to call untouchables. शेड्यूल्ड कास्ट जो कास्ट हायरार्की है, जो कास्ट की जाति की जो परंपरा चलते आई है, पैराडॉक्स जो कि चलते आया है, उसमें इसको सबसे निम्न जाति का दर्जा दिया गया और रखा जाता है. और इंडिया के इसको आउटकास्ट का भी दर्जा दिया गया था. अब आउटकास्ट क्यों इनको दर्जा दिया गया था? क्योंकि ये जो समाज हमारा रहता था, सोसाइटी जो हमारी रहती थी पास्ट के टाइम में, ये विलेजेस के बाहर रहते थे, ये गांव के बाहर रहा करते थे और इनके काम की वजह से भी ये काम किया करते थे. जैसे कि ये टॉयलेट्स को क्लीन करते थे, मिट्टी उठाते थे, और साथ ही में जो एनिमल फ्लैश था, यानी जो जानवरों का मांस रहता था, उसको भी ये क्लीन किया करते थे, साफ़ किया करते थे. और जो लोग जहाँ पे रहती थी सोसाइटी, उससे ये गांव से अलग थलग बाहर ही रहते थे. सो ये काम, उनके काम करने की वजह से उनके पास्ट में उनको अनटचेबल्स भी कहा जाने लगा, यानी अछूत कहा जाने लगा. सो व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी? अब ये अनटचेबिलिटी होती क्या है? सो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेग्रीगेशन फॉलोड बाय द अपर कास्ट हिंदूज अगेंस्ट द आउटकास्ट एंड सम लोअर कास्ट हिंदूज. सो ये छुआछूत जो है, ये एक प्रथा थी जिसके अंदर जो अपर कास्ट के हिंदूज थे, यानी जो उच्च जाति के हिंदू लोग थे, ये क्या करते थे, दूसरे कास्ट को, यानी शेड्यूल कास्ट लोगों को, और जो लोअर कास्ट के हिंदूज़ हैं उनको एकदम अलग कर देते थे, उनको सेग्रीगेट कर देते थे. यहाँ पे जो वर्ड आया है हाईलाइटेड वर्ड सेग्रीगेशन, इसका मतलब होता है अलगाव. डैट्स मीन एक्सक्लूजन फ्रॉम अ सोसाइटी और अ ग्रुप ऑफ सेपरेशन, यानी सोसाइटी से, समाज से उन लोगों को अलग कर देना, उन लोगों को बहिष्कृत कर देना. अब देखिए लेट्स लर्न मोर में जो कास्ट सिस्टम है हमारे इंडिया में, ये हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है. सो इसके अंदर क्या किया जाता था, इस कॉन्सेप्ट के अंदर लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता था, उनको असमान रूप से ट्रीट किया जाता था. सो अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्मे हो, उसमें आप किए हो, सो वो आपकी पोजीशन को डिफ़ाइन करता था और आपका फंक्शन सोसाइटी में क्या रहेगा, यानी आप क्या हो, आपका क्या दर्जा है, आपका समाज में आप कैसे रहोगे, कैसे बढ़ोगे आगे, सब कुछ उससे डिसाइड करता था कि किस कास्ट में आप जन्मे हो. सो एज़ पर दिस सिस्टम ओनली अ पर्टिकुलर जॉब वॉज डन बाई पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट. इट वॉज अ हायरार्किकल सिस्टम इन विच नो वन कुड चेंज हिज हर कास्ट. सो ये एक ऐसा सिस्टम था कि अगर आप उस कास्ट में जन्मे हो, उस जाति में आप जन्मे हो, तो आप सिर्फ वही काम करोगे जो उस जाति के लोग हमेशा से करते आए हैं. हायरार्किकल सिस्टम था एक ये, जो कि
पदानुक्रमित प्रणाली थी जो कि कास्ट बाय कास्ट ऐसे अपने पूर्वजों से इनहेरिट की जाती है, यानी चलते आई है। जो काम वो कर रहे थे वो काम आप भी करोगे। सपोज़ अगर एक कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसकी जो वंशज रहेंगे वो सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन बनाएंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, वो आगे पढ़ नहीं सकते या फिर अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते। ये था इस सिस्टम के अंदर। सो ट्रेडिशनली देयर वर 4 मेन कास्ट। पारंपरिक रूप से 4 मेन कास्ट हुआ करते थे। ब्राह्मण्स, द प्रीस्टली क्लास, यानी जो ब्राह्मण्स थे हमारे, जो पुजारियों की कास्ट थी, पुजारियों की जाति थी। क्षत्रियस, द वॉरियर क्लास, जो क्षत्रिय थे। देन वैश्य, जो मर्चेंट और आर्टिशंस इसके अंदर आते थे, यानी जो व्यापारी और आर्टिशंस इसके अंदर आते थे। और शूद्रस, तो शूद्र वो जो थे इनको तीनों लोगों को सर्व करते थे, वो तीनों लोगों के अंदर आते थे और सबसे लास्ट क्लास ही मानी जाती थी। और इसके बाद भी इन 4 मेन इम्पॉर्टेंट कास्ट के बाद भी एक और कास्ट था जिसको हम कहते थे 5th ग्रुप, जिसको हम कहते थे अछूत और अनटचेबल्स। उनको अछूत कहा जाता था। देवर आउटकास्ट, उनको कास्ट से बाहर ही किया गया था एकदम, कि उन्हें विलेज से भी बाहर रहने को मजबूर किया जाता था। सो दे वर कंसिडर्ड इम्प्योर एज दे कैरिड आउट द वर्क दैट वॉज रिकॉर्डेड polluting in nature. They were banned from entering temples, homes of higher caste people, and using public water tanks, and made to eat and drink from separate utensils. The untouchables were also not allowed to walk through the residential areas of the higher caste or through main village roads. सो उनको इम्प्योर कहा जाता था। इन अछूतों को गांव से बाहर रहना पड़ता था और इनको अशुद्ध कहा जाता था, क्योंकि ये वो काम करते थे जो कि प्रकृति के अंदर पॉल्यूटिंग माना जाता था, यानी जो दूषित करने वाला माना जाता था। इसीलिए उनको बैन कर दिया जाता था कि मंदिरों में एंटर करने से उनको मना कर दिया जाता था। और उन जो हायर कास्ट के लोग हैं, यानी हमारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, उनके घर जाने से मना कर दिया जाता था। उनको पब्लिक वाटर टैंक से, यानी जो पब्लिक के लिए पानी का टैंक रहता था, उसको यूज़ करने से मना कर दिया जाता था। और उनको दूसरे बर्तन से, एकदम अलग अलग बर्तन से ही खाने को और पीने को मजबूर किया जाता था। सो ये अनटचेबल्स को, ये जो अछूत लोग जिनको कहा जाता था, इनको हायर कास्ट के लोग और मेन विलेज रोड पे, यानी जो मुख्य विलेज के गांव के रास्ते हो गए, और जो उच्च जाति के लोग हैं, इनके घर जाने से भी मना किया गया था कि उनके घर भी नहीं जा सकते हैं और उसके आसपास भी नहीं जा सकते हैं। देन हमारे आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जनजाति। तो द ट्राइबल्स हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड, मोस्टली रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज, आर नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी वो जनजाति जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से एकदम वंचित है, लोगों से अलग थलग है। और ये जनजातियाँ जंगल में रहती हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में रहती हैं, इन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। सो इनको ऑफिशियली शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारतीय संविधान के 8 शेड्यूल में शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स को दर्जा दिया गया है, इनको वहाँ से पहचाना गया है। सो ये शेड्यूल जो लोग हैं मिल जाते हैं कभी कभी शेड्यूल कास्ट के साथ, तो एक इनकी कैटेगरी बन जाती है शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स की, यानी SC एंड ST की, अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की। इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, हमने हिस्ट्री में भी इनके बारे में पढ़ा है। सो चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। द गॉन्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के गॉन्ड्स, और छत्तीसगढ़ के गॉन्ड्स, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के। फिर हमारी जो आते हैं ट्राइब्स में, द भिल्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। एंड देन संथल्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये हमारे कंट्री के सम ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अनुसूचित जनजाति के ग्रुप्स हैं। और जो ट्राइब्स जो रहते हैं, जो कि जनजाति जो कि अंडमान आइलैंड पे पाई जाती है, उनको ग्रेट अंडामनीज के नाम से जाना जाता है। द जरवा, द ओंग्स एंड द सेंटिनलीज के नाम से भी जाना जाता है इन जनजातियों को। और ये जो ट्राइब्स हैं, दीज ट्राइब्स आर थॉट टू हैव ट्रेवल टू द अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम अफ्रीका ऑलमोस्ट 60,000 ईयर्स अगो। माना जाता है ऐसा कि ये जो जनजाति है, ये अंडमान आइलैंड्स पे आई है अफ्रीका से करीब 60,000 साल पहले।
So a number of traits have customarily been used for establishing tribal identity. These include language, social organization, religious affiliation, economic pattern, geographical location, and self-identification. There are over 500 tribal communities in India. So इन सभी जनजातियों के अंदर अपने अपने अलग अलग ट्रेड्स हैं, अपने अलग अलग इनकी स्पेशलिटीज़ हैं, इनके स्किल्स हैं और इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। इनका एक अलग अपना सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, इनकी भाषा है, इनकी धार्मिक प्रथाएं हैं, इनका आर्थिक पैटर्न है, इनकी जोग्राफिकल लोकेशन है कि ये कहाँ रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रहेंगे और कुछ हिली एरियाज़ में, और इनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। सो माना जाता है करीब 500 विभिन्न प्रकार की ट्राइबल कम्युनिटीज़, जनजातियों का समुदाय हमारे इंडिया में रहता है। देन हमारा आता है कनेक्ट टू द वर्ल्ड। सी अ ग्रुप ऑफ संथल्स आर्टिस्ट परफॉर्मिंग अ ट्रेडिशनल डांस। ये संथल जनजाति के कुछ महिलाएं हैं जो कि वहाँ का पारंपरिक नृत्य कर रही हैं। तो ट्राइबल पीपल को बेसिकली ऑफन रूप से ऐसे ही उनको आदिवासी के नाम से जाना जाता है। सो आदिवासी क्या है? तो द आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट। दीज पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड Athikas, means the forest dwellers in Sanskrit. They are also referred to as Vanvasis or the Girijans, that is the hill people. तो ट्राइबल पीपल को यानी इन जनजातीय लोगों को आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स, यानी जो इसके वास्तविक प्रवासी हैं, जो कि यहाँ पे रहते आए हैं जंगलों में, और इनका जंगलों से ही रिश्ता है और ये काफ़ी सालों से रह रहे हैं और उसी में रहते हैं। सो इन लोगों को संस्कृत की भाषा में आत्विकास भी कहते हैं। आत्विकास का मतलब होता था फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी जो जंगल में रहने वाले हैं। इनको वनवासी भी कहा जाता है या गिरिजन्स भी कहा जाता है, दैट इज़ द हिल पीपल, यानी जो पहाड़ के लोग होते हैं। देन हमारा आता है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी अल्पसंख्यक और उनके साथ जो वंचित उनको किया जाता है। The term minority refers to communities numerically less in number in relation to the rest of the population. So सबसे पहले हम समझते हैं कि माइनॉरिटी है क्या। सो माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, यानी हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसमें से कुछ ऐसे समूह या ऐसे समुदाय के लोग जो कि जिनकी संख्या कम है, उनको हम माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं, यानी अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं। दे आर ऑफन मोर वल्नरेबल एंड लाइकली टू बी डोमिनेटेड एंड ऑप्रेस्ड बाय मेजॉरिटी। उनको बहुत ही वल्नरेबल माना गया है। वल्नरेबल मतलब कि इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इनको सुरक्षा की ज़रूरत है, और मेजॉरिटी इन पे डोमिनेट कर सकती है, इन पे अधिकार जता सकती है या फिर इनको दबा सकती है। ऐसा माना गया है कि माइनॉरिटी को करती है। सो देयरफॉर देयर इंटरेस्ट हैव टू बी प्रोटेक्टेड एज द लैक ऑफ द स्ट्रेंथ इन नंबर में इन्फ्लुएंस देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ एंड पावर. The Indian Constitution provides for the protection of minority communities against possibility of being culturally dominated by the majority. One of the ways in which it does is emphasizing the need to preserve, protect and promote the religion, culture, language and script of all minorities. So इनके इंटरेस्ट को दबाया जा सकता है क्योंकि ये माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक हैं। सो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये मेजॉरिटी डोमिनेट ना इनको कर पाए, इनके लिए भी कुछ राइट्स को मेंशन की गई है। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं वो भी आपको राइट देता है। तो इसका जो बेस्ट वे है कि उनके रिलीजन को, उनकी धर्म को, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को और उनकी स्क्रिप्ट जो है, उनकी जो शैली है, उनका जो पूरा लिपि है अल्पसंख्यक के, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए।